बोहर्स मॉडल के बारे में बात करने के बाद मैं एक और टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो टॉपिक जो है उसके एक से ज़्यादा रीजंस हैं बात करने के इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। एक रीज़न जो है वो ऐसा लगेगा कि मैं शायद बोहर्स मॉडल को सपोर्ट कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करके, बट एक्चुअली वो टॉपिक जो है वो बोहर्स मॉडल की जो मैंने तमाम की तमाम शॉर्ट कमिंग्स बताई हैं इस वीडियो से पहले वाली वीडियो के अंदर, वो तमाम शॉर्ट कमिंग्स को वो एक्सप्लेन नहीं करता, तो वो टॉपिक जो है वो बोहर्स मॉडल को बचा नहीं सकता। लेकिन उस पर्टिकुलर टॉपिक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, और मैं बात कर रहा हूँ डी ब्रॉय हाइपोथेसिस की। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि डी ब्रॉय हाइपोथेसिस की मोटिवेशन क्या है, ये हाइपोथेसिस कहाँ से आता है। सो हमें अच्छे से पता है कि स्पेशल रिलेटिविटी जो है वो हमें एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान एक रिलेशन देती है। अगर आपने स्पेशल रिलेटिविटी अभी तक नहीं पढ़ी हुई तो इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। ये जो मैं रिलेशन लिखने लगा हूँ ये स्पेशल रिलेटिविटी में ठीक है, तो यू कैन टेक माई वर्ड फॉर इट। सो ई स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम नॉट स्क्वेयर सी फोर। सो इसमें ई जो है वो एनर्जी है, ई जो है ये मोमेंटम है, और सी बताने की ज़रूरत नहीं है, वो स्पीड ऑफ लाइट है। एम नॉट जो है ये रेस्ट मैस है, राइट। सो अब हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर रेस्ट मैस किसी चीज़ का ज़ीरो हो तो फिर किस तरह का रिलेशन बनता है। सो इफ एम नॉट इज ज़ीरो, इसका ये मतलब है कि ई स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, और आप स्क्वेयर हटा सकते हो तो ई इज इक्वल टू पी टाइम्स सी, राइट। सो अगर रेस्ट मैस कभी भी जीरो हो तो एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट। अब हमें ये पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सोल्यूशन में आइंस्टाइन ने यह हाइपोथेसाइज किया था कि लाइट जो है वो एक मैसलेस पार्टिकल से मिलकर बनी है जिसका नाम है फोटोन, राइट। सो फोटोन के लिए आइंस्टाइन ने एक और क्या कहना चाहिए, रिलेशन डिवाइस किया था एक फोटोन की एनर्जी का, जो कि डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे उस पर्टिकुलर लाइट की जिसका फोटोन पार्ट है, और वो रिलेशन ये था, वो रिलेशन था E इज इक्वल टू एच टाइम्स एफ। एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। सो इस रिलेशन को मैं यूँ लिख सकता हूँ कि E इज इक्वल टू एच टाइम्स एफ, राइट, बट फ्रीक्वेंसी जो है दैट स्पीड ओवर वेव लेंथ, राइट। सो इसका ये मतलब है कि एनर्जी जो है फोटोन की उसको मैं दो तरीक़ों से लिख सकता हूँ। एक तरीका तो ये है, राइट, और दूसरा तरीका जो है वो ये है। वेल ये क्यों है तरीका लिखने का, वो इसलिए क्योंकि मैंने कहा कि अगर रेस्ट मैस ज़ीरो है तो ये इक्वेशन जो कि हाईलाइटेड है इस वक्त वो काम करती है, और फोटोन का रेस्ट मैस हमें पता है ज़ीरो है बाय डेफिनेशन। ऐसा नहीं है कि फोटोन कभी रेस्ट पे होता है, राइट। सो अब इसका मतलब ये है कि एनर्जी जो है वो P टाइम C के भी इक्वल है, और एनर्जी जो है वो एच सी ओवर लैम्डा के भी इक्वल है, और इससे हमें साफ दिखता है कि P इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, लेकिन इसका ये मतलब है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर P। तो ये रिलेशन जो है ये फोटॉन्स के लिए सही है। अभी तक आप देख सकते हो कि मैंने इस रिलेशन को डिराइव किया है दो इक्वेशंस यूज़ करके। पहली इक्वेशन जो है वो फोटॉन्स के लिए सही है, यानी कि एम नॉट इज इक्वल टू जीरो पुट करके मैंने पहली इक्वेशन निकाली थी एनर्जी के लिए, और दूसरी इक्वेशन जो है वो तो है ही फोटॉन्स के लिए, राइट, क्योंकि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सोल्यूशन में आती है। तो ये रिलेशन फोटॉन्स के लिए ठीक है। अब लुई डी ब्रॉय ने यह हाइपोथेसाइज किया था कि हम इस रिलेशन को यूज़ करके जनरलाइज कर सकते हैं तमाम के तमाम पार्टिकल्स पे, चाहे वो मैसलेस हों या ना हों, राइट। तो अगर मैटर पार्टिकल्स भी हों तो उनको भी हम पार्टिकल्स को, मैटर पार्टिकल्स को हम वेव्स के तौर पे देख सकते हैं कि पार्टिकल्स आर काइंड ऑफ लाइक वेव्स। किस सेंस में, वो सेंस बहुत अच्छी है, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन किसी सेंस में पार्टिकल्स जो हैं वो वेव्स की तरह एक्ट कर सकते हैं, और जिस वेव की तरह वो एक्ट कर रहे हैं उस वेव की जो वेव लेंथ है उसका फॉर्मूला उसी फॉर्मूले से दिया जा सकता है, जो कि मैंने अभी बॉक्स्ड इक्वेशन के अंदर लिखा हुआ है। जो कि बॉक्स्ड इक्वेशन है वही इक्वेशन दरअसल वेव लेंथ ऑफ पार्टिकल्स को भी बताएगी, चाहे वो मैटर पार्टिकल्स ही क्यों ना हो, सिर्फ फोटॉन्स की बात नहीं हो रही है। और हमें पता है कि अगर आप नॉन रिलेटिविस्टिक रेजीम के अंदर हो तो मोमेंटम की जो डेफिनेशन है दैट्स मास टाइम्स वेलोसिटी। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में मोमेंटम की डेफिनेशन चेंज हो जाती है, राइट। सो इसका ये मतलब है कि फॉर मैसिव पार्टिकल्स
लैम्डा इज h ओवर mv। और इस लैम्डा की इंटरप्रिटेशन क्या है? लैम्डा दरअसल वेव लेंथ है उस वेव की, यानी कि आप ये कह सकते हो कि पार्टिकल जो है वो वेव की तरह एक्ट कर सकते हैं कुछ सिनेरियोज के अंदर, और जिस वेव की तरह वो एक्ट करते हैं उसकी वेव लेंथ डिपेंड करती है उनकी स्पीड पे, पार्टिकल्स की स्पीड पे, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस इक्वेशन में स्पीड और मास दोनों आ रहे हैं, राइट? तो उस पार्टिकल के मास पे डिपेंड करती है वेवलेंथ और स्पीड पे। और हम देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उतनी छोटी वेवलेंथ हो जाएगी। तो अगर हम एस्टिमेट करना चाहें, एक एस्टिमेट करते हैं, सॉरी, तो एक एस्टिमेट करते हैं छोटा सा एस्टिमेट ये करते हैं कि सपोज करो एक ह्यूमन बीइंग है अगर, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? क्या मैं एक वेव हूँ? वेल, पहली बात तो ये आप कह सकते हो कि मैं पार्टिकल नहीं हूँ, लेकिन इस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस के लिए, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस के लिए, इसको आप कह सकते हो कि डी ब्रॉय हाइपोथेसिस दरअसल ये है, इक्वेशन कोई नई यूज़ नहीं की उन्होंने, लेकिन हाइपोथेसिस सिर्फ ये था कि जो एग्जिस्टिंग इक्वेशन है फोटॉन्स के लिए उसको आप एक्सटेंड कर दो आर्बिट्ररी पार्टिकल्स के लिए। लेकिन इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे हाइपोथेसिस में ये कहीं नहीं आता कि यू हैव टू बी अ पॉइंट पार्टिकल, यू कैन बी एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, राइट? सो सपोज करो कि एक ह्यूमन बीइंग है, एवरेज ह्यूमन बीइंग, उसका मास जो है वो ऑलमोस्ट 80 kg है, राइट? और उसकी स्पीड जो है, एक ह्यूमन बीइंग की एवरेज स्पीड एट मोस्ट 5 मीटर पर सेकेंड होती है। 5 मीटर पर सेकंड अच्छी बड़ी स्पीड होती है। यूसेन बोल्ट की स्पीड ऑलमोस्ट 10 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि अगर आप 100 मीटर रेस 10 सेकंड्स में कर रहे हो, जो कि आई थिंक रिकॉर्ड टाइम जो है 9.8 सेकंड्स है, तो आपकी स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है, बट दैट्स अ लॉट ऑफ स्पीड। सो अब ऑलमोस्ट 5 मीटर पर सेकंड स्पीड कर लेते हैं, तो मोमेंटम क्या बनता है? ऑलमोस्ट 400 kg मीटर पर सेकंड। सो वेव लेंथ जो है वो, उसका एस्टिमेट अगर मुझे लगाना हो, कि चूँकि वो इक्वल है h ओवर एम वी के, सो h जो है वो ऑलमोस्ट 10 to the power -34 डिवाइडेड बाय 400, सो दैट्स ऑलमोस्ट, आप कह सकते हो कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -35 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -2 डिवाइडेड बाय 4, सो दैट्स 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -37। सो ये एक इंतहाई छोटी वेवलेंथ है, इतनी छोटी वेवलेंथ है कि आप इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हो नेकेड आई से, राइट? सो ये हाइपोथेसिस जो है ये हमारे एवरीडे एक्सपीरियंस के साथ क्लैश नहीं करता है। इस हाइपोथेसिस की एक बहुत कमाल इम्प्लीकेशन है, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस की, और वो इम्प्लीकेशन ये है कि बोहर्स मॉडल की जो फंडामेंटल एजम्पशन थी, जो कि मैं रिमाइंड करवाने के लिए लिख देता हूँ, तो फंडामेंटल एजम्पशन ऑफ बोहर्स मॉडल क्या थी? ऑफ बोहर्स मॉडल, सो वो कुछ यूं थी कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड है। सो एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड इन द यूनिट्स ऑफ h बार, राइट? बट अगर एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, सॉरी, अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और एक रेडियस r पे मूव कर रहा है, और उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है वो v है, और ऑब्वियसली उसका मास अगर m है, तो एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट mvr, एंड दैट्स n टाइम्स h बार, बट h बार जो है वो h ओवर 2 पाई है, राइट? सो mvr इज इक्वल टू n टाइम्स h ओवर 2 पाई। इस पर्टिकुलर एजम्पशन को जस्टिफाई करता है डी ब्रॉय हाइपोथेसिस जो है। कैसे जस्टिफाई करता है? इस तरह जस्टिफाई करता है कि अगर पार्टिकल जो है वो एक वेव के तौर पे एक्ट कर सकता है, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन भी एक वेव के तौर पे एक्ट कर सकता है। और अगर हम एक रेडियस लें जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो इस तरह से है कि वो इस पर्टिकुलर रेडियस में इवन नंबर ऑफ टाइम्स फिट हो जाती है, तो एक दफ़ा फिट हो गई, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा और 7 दफ़ा, ये एग्जैक्टली इवन नंबर ऑफ टाइम्स फिट हुई है, और रेडियस जो है वो r है, राइट? तो तब ही इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है उस आर के अंदर। अगर ना हो इवन नंबर ऑफ टाइम्स फिट, तो फिर क्या होगा? वेल, फिर होगा कुछ यूं कि अगर इलेक्ट्रॉन की जो वेव है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स फिट नहीं होती है एक पर्टिकुलर रेडियस के अंदर, तो ऐसा हो सकता है, सपोज करो कि यहाँ पे फिट नहीं होती इवन नंबर ऑफ टाइम्स, तो 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा और 5 दफ़ा यहाँ पे होती है, लेकिन उसके बाद अगर यूं होना शुरू हो जाता है,
तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप बार बार इसको घुमाओ पूरी रेडियस के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन की जो वेव है ये अपने ही साथ डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करना शुरू कर देगी। कुछ ज़रूरी नहीं है कि 2 राउंड्स के बाद ही, डिपेंड करता है कि वेवलेंथ क्या है और आर क्या है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ राउंड्स के बाद ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करना शुरू कर दे अपने साथ, और इसीलिए वेव जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी इस पर्टिकुलर रेडियस पे। लेकिन वेव ज़ीरो होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर रेडियस पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सो इलेक्ट्रॉन अपने ही साथ डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करने से सिर्फ तब बच सकता है अगर वेवलेंथ जो है इलेक्ट्रॉन की वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स फिट हो जाए उस रेडियस के सरकमफ्रेंस पे। तो ये चीज़ बोहर्स असम्पशन को कैसे जस्टिफाई करती है? वो इस तरह जस्टिफाई करती है कि हमें ये पता है कि जो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस है उसके मुताबिक जो वेवलेंथ है वो है h/mv, राइट? सो इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर फिट हो रही है वेवलेंथ, इसका मतलब ये है वेवलेंथ फिट हो रही है इवन नंबर ऑफ टाइम्स सरकमफ्रेंस पे। तो सरकमफ्रेंस जो है वो है 2πr, और इवन नंबर ऑफ टाइम्स, सॉरी इवन नंबर, मैं बहुत देर से इवन नंबर ऑफ टाइम्स कह रहा हूँ, सॉरी, इंटीजर नंबर ऑफ टाइम्स, सॉरी इवन नंबर ऑफ टाइम्स नहीं, इंटीजर नंबर ऑफ टाइम्स। सो n टाइम्स n टाइम्स वेवलेंथ। सो सरकमफ्रेंस जो है उसको n टाइम्स, n जो है वो एक इंटीजर है, n इज इंटीजर, सो इंटीजर टाइम्स वेवलेंथ के इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर अगर आप यहाँ से स्टार्ट करो तो ये 1 हो गई, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर दोबारा से यहाँ पे आके 7, तो 7 दफ़ा फिट हुई हुई है। तो n टाइम्स वेवलेंथ है इसमें 2πr। तो इसका मतलब है कि 2πr इज इक्वल टू n टाइम्स वेवलेंथ, बट वेवलेंथ का फॉर्मूला जो है वो है h/mv, राइट? और इसका मतलब 2πr इज इक्वल टू nh/mv, और अब आप आराम से देख सकते हो कि इसका मतलब ये है कि mvr इज nh/2π, राइट? तो ये वही assumption है बोहर्स मॉडल की जो कि मैंने पहले लिखी थी। तो बोहर्स मॉडल की जो फंडामेंटल assumption है वो डी ब्रॉय का जो हाइपोथेसिस है वो एक्सप्लेन कर देता है कि यही assumption क्यों है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि ये बोहर्स मॉडल की जो बहुत सीरियस फ्लॉज हैं, ये सीरियस शॉर्टकमिंग्स हैं, उसको क्योर नहीं कर देती है ये assumption, राइट? वो अभी भी है अपनी जगह पे। ऐसा नहीं है कि ये हाइड्रोजन एटम को 3 डायमेंशनल बना देती है, हालांकि बना सकती है एक सेंस में, लेकिन बोहर्स मॉडल के अंदर नहीं। और उसके अलावा जो ये ज़ीमन इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर देती है, ये स्टार्क इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर देती है। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ जो है, सॉरी डी ब्रॉय हाइपोथेसिस जो है उसके मसले हैं, सॉरी डी ब्रॉय वेवलेंथ हाइपोथेसिस जो है उसके होते हुए भी बोहर्स मॉडल के मसले अपनी जगह पे मौजूद हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर हाइपोथेसिस है ये बहुत ज़रूरी है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या इस हाइपोथेसिस को हम डायरेक्टली टेस्ट कर सकते हैं? मैं इन एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन 2 एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जो कि किए गए थे 20s के अंदर। उनमें से एक एक्सपेरिमेंट था जॉर्ज पैकेट थॉमसन का एक्सपेरिमेंट, और एक था डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। सो एक्सपेरिमेंट्स क्या थे? एक्सपेरिमेंट किस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे? हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो वेव्स हैं उनकी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ये है कि वो डाइफ्रैक्ट करती हैं, और एक दूसरी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ये है कि वो इंटरफेयर करती हैं, राइट? पार्टिकल्स जो है वो इंटरफेयर नहीं करते हैं, वो डाइफ्रैक्ट नहीं करते हैं। सो इन प्रॉपर्टीज़ को चेक करने के लिए यहाँ एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है जो कि 1801 में एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस यंग, उन्होंने डिवाइस किया था, जिसको हम कहते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था लाइट के साथ। आई एम श्योर कि अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स का कोर्स देख रहे हो तो आपको पहले से पता है उस एक्सपेरिमेंट के बारे में। अगर नहीं पता तो काफ़ी प्रॉब्लम है। खैर, लेकिन आपको आई एम श्योर आपको पहले से पता है। उसमें होता ये है कि लाइट का सोर्स लिया जाता है एक, उसको पहले एक स्लिट में से गुजारा जाता है लाइट को, ताकि ये डाइफ्रैक्ट करे लाइट इस तरह, और फिर इसको रखा जाता है 2 स्लिट्स के सामने, और फिर ये दोनों स्लिट्स में से अलग अलग डाइफ्रैक्शन होती है, और हम स्क्रीन पे डाइफ्रैक्शन पैटर्न देखते हैं, राइट? जिसमें मैक्सिमास और मिनिमास का हमें वो दिखता है एक सीक्वेंस। अब ये लाइट सोर्स के साथ हो रहा है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स वेव्स के तौर पे एक्ट कर सकते हैं
तो क्यों ना हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन सोर्स रखें और फिर ये एक्सपेरिमेंट करें। तो जॉर्ज पैकेट थॉमसन और डेविडसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट, दोनों के एक्सपेरिमेंट्स इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे कुछ हद तक, राइट। क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन को डायरेक्टली देखा और इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस को डायरेक्टली देखा, यानी कि इंटरफेरेंस पैटर्न जो है इलेक्ट्रॉन्स का वो उन्होंने डायरेक्टली ऑब्जर्व किया। और अब हमें ये पता है अपनी ऑप्टिकल ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स फिजिकल ऑप्टिक्स की स्टडी से कि अगर आपको एक पर्टिकुलर वेव को डायफ्रैक्ट करवाना है तो जिस स्लिट से आप उसको गुजारोगे उस स्लिट का जो साइज है वो कंपेरेबल होना चाहिए उस वेव की वेवलेंथ से। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन सोर्स लेकर आ रहे हो तो इलेक्ट्रॉन सोर्स की जो वेवलेंथ होगी तकरीबन उतनी ही होनी चाहिए है इस स्लिट का साइज, ऑलमोस्ट, राइट। सो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये मैं कैलकुलेशन करूंगा नहीं, ये आप एक सिंपल एक्सरसाइज के तौर पे देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स की टिपिकल इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ वो होती है ऑलमोस्ट 10⁻⁻10 मीटर्स। इसको हम एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। ये एंगस्ट्रॉम इसका खास नाम है इस लेंथ का, या फिर आप इसको 1/10 नैनोमीटर भी कह सकते हो। सो हमें इतनी छोटी स्लिट चाहिए इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन देखने के लिए। अब इतनी छोटी स्लिट कहाँ से आएगी? एक बहुत इंजीनियस तरीका है इतनी छोटी स्लिट हासिल करने का, और वो ये है कि सॉलिड्स जो हैं उनके अंदर जो एटम्स होते हैं उनकी स्पेसिंग ऑलमोस्ट 10⁻⁻10 मीटर होती है, तकरीबन इसी ऑर्डर की होती है। सो अगर आप एक क्रिस्टल में से इलेक्ट्रॉन्स को पास करवाओ तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डायफ्रैक्ट करेंगे। और आई थिंक जो डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को निकल क्रिस्टल्स में से पास करवाया था और उन्होंने फिर यही क्या कहते हैं एक डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो उसको ऑब्जर्व किया था। सो ये एक डायरेक्ट टेस्ट है वेव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। सो ये एक सिंपल सा इंट्रो था और समरी थी डे ब्रॉय हाइपोथेसिस की।